ठीक आहे. नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील डिकुना. तर मित्रांनो, 1 तास अगोदर मी कॅथलिक बँकेमध्ये कसा भ्रष्टाचार होतो, कसा घोटाळा होतो त्याच्याबद्दल एक व्हिडिओ टाकलेला. आणि एक जस्ट 2 तासानंतर अशी बातमी माझ्या कानावर आली जे ऐकून माझ्या अंगाला अक्षरशः काटे आलेले आहेत. म्हणजे कॅथलिक बँक एखाद्या कुटुंबाला, एखाद्या फॅमिलीला कशी हॅरेसमेंट करू शकते, कसा त्रास देऊ शकते का त्यांच्यावर कुठल्याच प्रकारचा त्यांना रस्ता दिसून येत नाही आणि शेवटी ते जाऊन त्यांचे वडील आत्महत्या करतात. म्हणजे काय चालवलंय कॅथलिक बँकेने, किती निर्लज्ज आहे आणि किती म्हणजे लाजिरवाणी गोष्ट आहे का. एवढा त्रास कशाला द्यायचा कोणाला. आपण त्यांच्याकडूनच ऐकून घेऊया. मी पापडीला आहे, त्यांच्याकडून ऐकून घेऊया नेमकी काय झालेलं आहे ते. चल. बहुत टाइम से ये चल रहा था कि बैंक का हमारा हम लोग लोन लिया था 9.5 लाख रुपए 10 लाख रुपए में लोन लिया था बैंक से, और कुछ पर्सनल लोन थे साथ में. पर्सनल लोन हमारा ऑलमोस्ट फुलफिल होने को आ गया था, थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट बाकी था वो मुझे याद नहीं है. लेकिन जो 9.5 लाख रुपए का लोन था उसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 3 साल पैसा भरा. मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ. उसका होने के बाद भी ये तकलीफ आई कि बैंक वाले हर टाइम आके घर पे नोटिस देके जाते थे कि तुम्हारा थक बाकी है, तुम्हारा थक बाकी है. कंटाल के मेरे बाप लिखा पढ़ा नहीं है, अंगूठा छाप है. किसी के थ्रू जब उनको पता चला कि बैंक से हम लोन ले सकते हैं, उनको अपने गांव का घर बनाने के लिए वही रास्ता दिखा, तो उन्होंने अपने बैंक से लोन लिया. जब वो बैंक से लोन लिया, उन्होंने अपना घर बनाया, वहाँ पे सब कुछ ठीक था. लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उनका बिजनेस जब ये कम होने लगा तो बैंक ने सपोर्ट देना बंद कर दिया. सबसे बड़ी तकलीफ हमारी तभी शुरू हुई जब हमारा बिजनेस एकदम बंद हो गया, और बैंक में जब हमने जाके हेल्प मांगी कि सर हमारा जो भी थकबाकी हुआ है, अभी जो भी हमारा पैसा भरने से नहीं हुआ है, उसके लिए आप हमें थोड़ा सा एक सहूलियत दीजिए. हम आपको एक अमाउंट करके हम आपको मंथली उसको पे करेंगे. पूरा पे करने की हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे. मैं पापड़ी के हेड ब्रांच में मैं जाके मैंने ये बात की थी, और वो सर ने मुझे यही बोला था कि हम आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते. आपका जो भी थकबाकी है आप पहले उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आपको एक नया लोन देके हम उसको ओवरलैप करके आपको नया EMI दे देंगे, आपका टेनर बढ़ा के. वो चीज़ को फिर मान्यता नहीं दी क्योंकि मेरे पास थकबाकी पैसा भरने का पैसा नहीं था. उसके बाद से फिर नोटिस आना शुरू हो गए, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई. उसके बाद आया कोरोना का तकलीफ, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस एकदम फ्लॉप हो गया. मेरा टेम्पो सर्विस का बिजनेस था, मैं और मेरे पापा मिलकर हम लोग वो करते थे. टेम्पो सर्विस भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, आपको पता है चेकिंग वगैरह के इश्यूज हो रहे थे वहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो गया कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, किसी के हाथ में कोई पैसा नहीं है, फिर भी मेरा बाप और मैं हम लोग मिलकर किसी तरीके से हमारी आई हुई सैलरी सब घर चला रहे थे, खाना पीना कर रहे थे. उस बीच में इनके नोटिस पे नोटिस आने शुरू हो गए, और इसी लॉकडाउन के दरमियान ये लोग घर पे भी आए, एक पूरी टीम बना के जो रिकवरी ऑफिस से आने का क्लेम करती है. उन लोगों ने फिर हम लोगों को बोला कि सर आपका इतना ड्यू था, अभी ये खत्म हो गया है. और यहाँ तक कि मुझे मेरे बाप को ये तक बोला गया कि अगर आपकी भरने की क्षमता नहीं है तो आपने लेने का नहीं है सारी चीज़ें. ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरे बाप के वो सर पे टेंशन था कि मेरे घर पे कोई आके मुझे बेइज्जत करके जा रहा है. उन्होंने घर पे सील मारी बिना किसी चीज़ के. हमने वो सील निकालने की कोशिश की तो उसके लिए भी हम लोग को धमकाया गया, या आप लोग ये प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं करोगे तो ऐसी ऐसी तकलीफ आपको हो जाएगी. उसके बाद वापस नोटिस पे नोटिस आना शुरू हुए. फिर भी मैं रिकवरी ऑफिस भागा, मैंने दिन मांगे, मैंने बोला थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए या मुझे एडजस्ट करके दीजिए. मेरे को साहब ने सीधा मना कर दिया. मेरे को साहब ने बोला तू मेरे को या तो 2 से 5 दिन में या तो पैसा दे या तो मुझे घर का ताबा दे. मैंने उनको स्वीकार किया क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पैसा करने की बात की, मैंने बोला मैं थोड़ा बहुत पे कर सकता हूँ. उन्होंने बोला 5 लाख के नीचे मैं पेमेंट लूँगा नहीं. और उन्होंने वो चीज़ को बोला कि आपका 17 लाख रुपए ड्यू है टोटल. कौन से महीने में क्या इंटरेस्ट लगाया मुझे कुछ पता नहीं. उनके थ्रू जो मुझे स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट में मुझे यही दिखा कि मुझे कोरोना के टाइम पे बहुत सारा इंटरेस्ट वो लोगों ने मारा है. महीने का 10-10 हज़ार रुपये इंटरेस्ट वो लोगों ने मारा था उस चीज़ के लिए. अब वो सारी तकलीफें मेरा बाप अपने सर पे लेके बहुत टाइम से घूम रहा था. पैसे कमा रहा है लेकिन इतना कि वो अपने घर का पेट भर सके. अगर मुझे कोई बोले कि 25-30 हज़ार रुपये तुम EMI भरो या अपना बैंक का थकबाकी क्लियर करो, उतना पैसा उनके पास नहीं था, ना उनके पास ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से वो इस तरीके का लोन लेके वो बैंक में क्लियर कर सके. हमने ये तक डिसाइड किया था कि कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे भरने की, लेकिन अगर बैंक हमें सहूलियत दे तो. इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने लेटर भी डाला था, जिसके लिए हमने कुछ लोगों से हेल्प मांगी थी लेटर लिखने में. वो लेटर हमने पोस्ट भी किया था कलेक्टर ऑफिस में, जिसका हमको जवाब नहीं आया, जिसका हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला एंड तक. फाइनली वो सारी चीज़ें कोप अप करते करते मेरा बाप परेशान हो गया, और मेरे गांव में भी थोड़ी तकलीफें वापस आने लगी थी. मेरा बाप टेंशन में था, और उस चीज़ को लेके उसको बहुत टाइम से वो दिमाग में घूम रहा था कि कैसे भरूँ, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही मीटिंग करके भी आया था शाहिद के साथ में. वो हमारा बैंकिंग के लिए वो भी ऑफिशियल है वहाँ के, उनके साथ वो एक मीटिंग भी करके आया था, जहाँ पे उसने कोशिश किया था कि अगर आप मेरा लोन कम कर दो तो आप 10 लाख करने के बाद मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको
भरता रहूंगा। अगर आपने 10 लाख मुझे किया तो मैं आपको महीने का 1 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख, जिस तरह से मेरा धंधा बढ़ेगा। क्योंकि मेरे बाप का रेती का धंधा था, वो धीरे धीरे कोप अप कर रहा है। उनका बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस था, वो धीरे धीरे बन रहा था। अब भी सब कुछ शुरू हुआ था धीरे धीरे होना, लेकिन हमको बेसिन कैथलिक से किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला जहाँ पे हमको ऐसा लगे कि अब सहूलियत मिली है। वो टॉर्चर हो चुका था, मेंटल टॉर्चर हो गया था मेरे बाप के ऊपर। मेरे से भी उसने ये बात करी। उस चीज़ को लेके मैंने एक मेरी फ्रेंड से एक मैंने लोन लिया, जिसका मैं आपको सर को मैं उस चीज़ का भी एविडेंस दे दूंगा। मैंने एक संगीता रिबेलो के नाम की एक लड़की से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जो मैंने बैंक में भरा, जहाँ का अभी उसका भी रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। और वो लोग वापस हैरेसमेंट पे शुरू हो गए, जिसकी वजह से मेरे बाप का दिमागी संतुलन एकदम हिल चुका था। वो एकदम टेंशन में आ गया था। कल रात को थोड़े टेंशन में था वो, थोड़ी क्या हो गया था मुझे नहीं पता, बट उनके दिमाग में वो दिख रहा था कि उनको टेंशन था। शायद वो जो बात करके आए थे बैंक के साथ में, वो 2 दिन से उनके दिमाग में घूम रही थी कि मैं 10 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करूँगा। उन्होंने मुद्दाम झगड़ा किया मम्मी के साथ, मेरे साथ, शीतल के साथ, मेरी बहन, उसके साथ झगड़ा किया और हम लोग को जानबूझ के वहाँ से बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद ये मुझे चीज़ें तब पता चली जब उसने वो मुझे आज वो लेटर मिला, जिस लेटर में उसने लिखा था कि बेसिन कैथलिक के टेंशन की वजह से मैं ये चीज़ ये कर रहा हूँ, और अगर मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा तो वो मेरे को ये चीज़ करने कभी नहीं देगा, जिसकी वजह से मैं उन लोगों को यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से वो सारी चीज़ें कर सकूँ। क्योंकि मैं ये तकलीफ नहीं झेल सकता, मैं मेरी छाती पे इतना बड़ा लोन लेके नहीं घूम सकता। और मेरा ये पहला घर है बॉम्बे में जो मैंने लिया था, जिसका लोन मैंने बेसिन से लिया था और मैंने क्लियर भी किया था। ये वापस मैंने जो लोन लिया था मेरे गाँव का घर बनाने के लिए, उस चीज़ में मैं फंस गया और मैं ये घर जाने दे नहीं सकता। ये घर मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरकार में जाके ये फैसला लिया कि अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकतात किती निर्दयी असू शकते कॅथलिक बँक, बसिन कॅथलिक बँक. असं नाहीये का त्यांनी पैसे भरले नव्हते, त्यांनी त्याच्या मैत्रिणीकडून 2 लाख रुपये कर्ज घेऊन कॅथलिक बँकेच्या नोटीसवर 2 लाख रुपये भरलेले, त्याहूनही ते शांत राहिलेले नाही आहेत. म्हणजे कॅथलिक बँक अशी आहे का एखाद्या माणसाला जर टॉर्चर करायचं असेल तर एवढं टॉर्चर करायचं का अक्षरशः शेवटी त्याच्या हातामध्ये त्याला काहीही करावं असं सुचेना आणि तो शेवटी आपला जीव गमावून बसला आणि त्यांनी आत्महत्या करायचं, सुसाईड करायचं डिसाईड केलं. तर मित्रांनो, हा जो आहे मुलगा त्याच्या